हेलो, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूक्लिड की ज्योमेट्री का परिचय। ये टॉपिक का नाम है जो क्लास 9th में गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम आज इस विषय पर बात करेंगे कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री का विकास कैसे हुआ, या फिर हम ये कहें कि ज्योमेट्री का विकास कैसे हुआ, कैसे ज्योमेट्री का उत्पत्ति हुआ और इसे जो है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्यों कहते हैं। तो इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो ज्योमेट्री है, यानी कि जो ज्यामिति है, ये ज्योमेट्री एक जो है कि यूनानी भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला है जियो और दूसरा है मेट्रीन। जियो और मेट्रीन के मिलने से बना है, दो शब्दों के मिलने से बना है, जिसमें जियो का मतलब है पृथ्वी या भूमि और मेट्रीन का मतलब होता है पृथ्वी या भूमि हो गया। मेट्रीन का मतलब होता है मापन या फिर माप। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ज्योमेट्री। तो इस तरह से देखते हैं कि ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और मेट्रीन, जिसमें जियो का मतलब है पृथ्वी और मेट्रीन का मतलब है मापन, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ हो सकता है भूमि का मापन। ये इसका शाब्दिक अर्थ है भूमि का मापन। ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री का विकास जो है कि भूमि के मापन से संबंधित आवश्यकताओं के कारण हुआ, और इस ज्योमेट्री का विकास या इस ज्योमेट्री का प्रयोग हम कह सकते हैं कि विश्व की प्राचीन लगभग सभी सभ्यताओं ने किया, चाहे वो भारत की सभ्यता हो या यूनान की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो या बेबीलोन की सभ्यता हो। इन सभी सभ्यताओं ने विभिन्न रूपों में ज्योमेट्री का अध्ययन किया है या उसका प्रयोग किया है। तो हम अगर आगे देखें तो इसमें जैसे कि और इसके बाद से इस शाखा का विकास होता गया, और उसके बाद से हम इसमें कह सकते हैं कि इन सभी सभ्यताओं के लोगों ने व्यवहारिक समस्याओं का सामना किया, और जिसके चलते इनको ज्योमेट्री का विकास एक तरह से इनके कारण हुआ। यानी कि जब लोगों के सामने अनेक प्रकार की सामाजिक जीवन से जुड़े व्यवहारिक समस्याएं आई, और तब उन लोगों ने इसके निराकरण के लिए अपना आगे का जो ज्ञान का प्रयोग किया या अपने तकनीकों का उपयोग किया, और इस तरीके से धीरे धीरे ज्योमेट्री के विकास के वो चरण साबित हुई, या ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्री के विकास की सीढ़ी के तौर पे वो काम आई। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो जब मिस्र में एक नदी है, नील नदी, और जिसे मिस्र को जो है आप देख सकते हैं मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। ये आप जानते होंगे कि उसको नील नदी की देन कहते हैं उसको, क्योंकि ये मिस्र में नील नदी है, और नील नदी में प्रत्येक साल जब बाढ़ आती थी तो उस बाढ़ के आने से क्या होता था कि जितने जो वहाँ के किसान हैं, या फिर ये कहें कि जितने जो भूस्वामी थे, ज़मीन के मालिक होते थे, वो छोटे छोटे मेड़ बना करके अपने खेतों के एक बाउंड्री सेट करके एक उसकी परिसीमा बना करके और खेती करते थे। लेकिन बाढ़ आने के कारण वो बाढ़ जो है कि बाढ़ जब ख़त्म होता था तो वो अपने साथ उन सभी मेड़ों को भी, यानी कि भूमि को बहा के लेके चली जाती थी, जिसके कारण जो खेतों की जो बाउंड्री है, यानी कि जो उसकी जो क्या बोल सकते हैं उसको, मेड़ जो होती थी, वो बहा के लेके चली जाती थी नदी, और इस तरीके से उनके पूरे ज़मीन पूरे समतल हो जाते थे। फिर बाढ़ आने के बाद से वो लोग आते थे और अपने अपने खेतों के मेड़ को ठीक करते थे। इस तरीके से उनको एक क्षेत्रफल ज्ञात करने का तकनीक मालूम हुआ। वो माप करके या अपने व्यवहारिक जो वहाँ का जो कौशल होगा या तकनीक होगी उसके अनुसार वो फिर से अपने अपने खेतों के मेड़ को ठीक करते थे, और ऐसा करने से उनके अंदर जो है कि क्षेत्रफल को मापने और क्षेत्रफल को ठीक करने का एक ज्ञान मालूम हुआ। इस तरीके से इसके अलावे मिस्र के जो लोग होते थे वो जो है कि इसी ज्योमेट्री के आधार पर या इसी अपने ज्ञान के आधार पर, क्षेत्रफलों के आधार पर, वो जो है कि मिस्र में जो है कि नहरों का और ये कहे कि पिरामिड का क्षेत्रफल या उसका आयतन, पिरामिड, नहर और उसका जो है कि जो अन्न भंडार होते थे, अन्न भंडारों के जो अन्न भंडार होते थे, तो उसके जो है कि वो क्षेत्रफल या आयतन निकालते थे। पिरामिड के विषय में अगर देखा जाए तो पिरामिड क्या है, हम जानते हैं कि जो पिरामिड है वो एक आयत या वर्ग या ये कहें कि त्रिभुज के आधार पर बना हुआ एक आकृति है, जिसका जो ऊपरी सीमा होता है वो त्रिभुज के जैसा होता है। ये पिरामिड है।
पिरामिड, यानी कि जिसका निचला जो सतह होता है या तो आयताकार हो सकता है या त्रिभुजाकार या वर्ग जैसा हो सकता है। तो वो आधे कटे यानी कि कटे हुए पिरामिड के कटे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालते थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ज्योमेट्री के विकास में मिस्रवासियों ने काफ़ी अपना अहम रोल अदा किया और धीरे धीरे वो उसको लगातार बढ़ाते रहे। अब अगर दूसरा इसका पहलू देखें कि अगर भारत की बात करें तो भारत की जो प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता, यानी जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर उसका अध्ययन किया जाए या अध्ययनों से पता चला है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें थी, अगर देखा जाए कि वहाँ की सड़कें, फिर वहाँ के नालियों का जिस तरह से विकास हुआ था, सबसे प्राचीन सभ्यता थी लेकिन नगरीय सभ्यता थी। एक शहर में या एक नगर में जो सुविधाएं होनी चाहिए या जो होती हैं, वो आज से समझिए कि 3000 ईस्वी पूर्व उस सभ्यता का एक तरह से अस्तित्व था। और जब खुदाई में जब वहाँ के अवशेष जो मिले तो उसका स्टडी करने के बाद उसका अध्ययन से या पुरातात्विक साक्ष्य जो जुटाए गए, उस आधार पर ये मालूम चला कि वहाँ के लोग भी ज्यामिति का विकास या ये कहें कि ज्यामिति के आधार पर अपने क्रियाकलाप को करते थे। अगर वहाँ की सड़कों को देखा जाए, वहाँ की अगर भवनों के निर्माण को देखा जाए, वहाँ पर नालियों का विकास इतना खूबसूरत तरीके से हुआ था। वहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे के समांतर होती थी, एक दूसरे के समांतर हुआ करती थी। या फिर ये कहें कि उसमें ये भी पता चला है कि वहाँ की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि ये समकोण पे काटती थी, ये सड़कें होती थी। और यहाँ बगल में जो है कि ये सड़कों के किनारे नगरों ये भवनों को बनाया गया था या उसका निर्माण किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की कलाकृति वहाँ पे थी या इस तरह के जब वहाँ पे व्यवस्थाएं थी तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी ज्योमेट्री का ज्ञान था या फिर वो ज्योमेट्री के आधार पर यानी कि ज्यामितीय आधार पर वो अपना विकास किए थे, अपने नगरों का निर्माण किए थे। प्रत्येक घरों में प्रत्येक जो है कि एक बड़े मकान में कई कमरे होते थे और उसको काफ़ी एक सुनियोजित ढंग से उस नगर को बसाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि ज्यामिति का उपयोग उन लोगों ने भी किया है और उन लोगों को भी ज्यामिति का विकास क्या इसकी जानकारी थी। अब हम अगर ये भी देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता थी यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्षेत्रमिति से परिचित थे या हम ये कहें कि व्यवहारिक जो अंकगणित होता था उसको उनकी जानकारी थी। क्योंकि वहाँ पर जो मापतौल की जो इकाई मिली है या फिर जो भवनों को बनाने में जो ईंट का प्रयोग हुआ था, तो ईंट का जो एक विमाओं का जो अनुपात था वो 4:2:1 में मिली है, यानी कि ये इनका एक रेशियो था, यानी कि इस रेशियो में यहाँ के ईंटों का अनुपात था और ईंट इस तरह से बनाए जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय के लोग भी या वहाँ के लोग क्षेत्रमिति से परिचित थे और उन्होंने अपने ज्ञान व्यवहार में या अपने व्यवहारिक जीवन में उसका प्रयोग करते थे। अब अगर देखा जाए तो ज्यामिति के विकास जो है कि विश्व के अनेक स्थानों पर हो रहा था, लेकिन ये अनियंत्रित तरीके से हो रहा था। अगर देखा जाए तो मिस्र, बेबीलोन या हड़प्पा सभ्यता, यूनान की सभ्यता, इन सब में इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वो अनियंत्रित तरीके से हो रहा था। लेकिन इसमें इस सबसे बड़ी रोचक की बात ये थी कि यह जो है कि जो ज्ञान है या जो भी तकनीक था वो सबसे रोचक बात ये थी कि इस ज्ञान का जो विकास हो रहा था या ये कहें कि ज्यामिति पर आधारित इस ज्ञान का जो विकास हो रहा था वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहा। यानी कि एक पीढ़ी के लोग दूसरे पीढ़ी को या तो मौखिक या फिर उस समय लिखने पढ़ने का कोई और साधन नहीं थे, तो ताड़ के पत्तों पर या ताड़पत्रों पर जो जानकारियाँ लिखी जाती थी तो उसके माध्यम से ये जानकारी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी या एक देश से दूसरे देशों के लोगों तक जाती रही और धीरे धीरे इसका प्रसार होता रहा। ज़्यादा देखा जाए तो बेबीलोन के संबंध में कहा जाता है कि बेबीलोन में इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण या इसके मतलब व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा था। किसी तरह से मिस्र और बेबीलोन के लोगों ने ज्योमेट्री के विकास को बढ़ाया। ऐसा ही भारत में भी हुआ था। भारत और रोम में भी ज्योमेट्री का विकास और उस पर व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग होता रहा, लेकिन ये कुछ निश्चित जो है कि निश्चित जो है कि कुछ ही तथ्यों तक ये सीमित था। इस पर जो है कि ज्ञान के आधार पर या ये कहें कि इसके जो भी परिणाम होते थे वो कथनों में ही निहित थे। इसका कोई व्यापक और उसका कोई ठोस आधार नहीं था और इन्हीं प्रक्रियाओं में कोई व्यापक नियम नहीं दिए गए थे।
बेबीलोन और मिस्र वासियों, इन दोनों ही देशों के लोगों ने जो ज्यामिति का भी उपयोग किया वो अधिकांशतः अपने व्यवहारिक कार्यों के लिए करते थे। उनके पास कोई एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करने के लिए उनके पास उन्होंने कुछ बहुत कम काम किया। लेकिन यूनान जैसी सभ्यताओं में ऐसा कहा जाता है, इस तर्क पे बल दिया जाता है कि यूनान के लोगों की जो रुचि थी या उन कथनों को जिन्होंने जो स्थापित किया था, तो उसके लिए उन लोगों ने एक जो है कि एक तर्क भी दिए थे, उनके अपने पास एक लॉजिक भी था। और इस आधार पे यूनान के लोगों को कहा जाता है कि उन लोगों ने ज्योमेट्री से संबंधित जो लॉजिक लाए थे उसका एक उनका अपना कथन तो था ही, उस पर वो कथन के द्वारा उसको जांचते परखते भी थे। जबकि भारत, मिस्र और बेबीलोन के लोगों ने जो ज्योमेट्री का उपयोग किया था तो उन लोगों ने सिर्फ व्यवहारिक कार्यों के लिए किया था। अगर एक कथन के तौर पे किया उसको जो है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या उसको लॉजिक तरीके से नहीं करते थे। वो ज़्यादातर उसका उपयोग अपने व्यवहारिक कार्यों के लिए करते थे, जैसे कि पूजा की जो वेदी होती थी, जैसे हम लोग के वैदिक काल में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि जो पूजा की जो वेदियाँ बनाई जाती थी वो भी ऐसे त्रिभुजाकार होती थी, त्रिभुजाकार पूजा की वेदियाँ बनाई जाती थी। या आज भी देखिए प्राचीन समय से ही चला आ रहा है कि पूजा के लिए जो ऐसे जो पूजा स्थल पे जो ऐसे कुछ आकृतियाँ बनाई जाती हैं तो वो चौकोर बनाई जाती हैं। अग्नि जो वेदियाँ बनाई जाती थी या तो गोल बनाई जाती थी या फिर ये त्रिभुजाकार बनाई जाती थी। ऐसा विभिन्न वेदों में भी मिलता है, अथर्ववेद में या फिर कई वेदों में पूजा से संबंधित जो वैदिक काल का जो पूजा पाठ करने की जो रीति होती थी तो उसमें देखा गया है कि हमारे अग्निकुंड जो होते थे वो या त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार होते थे, या जो इस तरीके से पूजा की जो वेदियाँ तैयार की जाती थी तो वो चौकोर ऐसे की जाती थी। अब इससे ये साफ जाहिर होता है कि उन लोगों को क्षेत्रमिति की जानकारी थी, लेकिन ये सिर्फ व्यवहारिक थी, अपने कार्यों को करते थे। लेकिन यूनान के लोगों ने इसके अपने तर्क भी दिए और उसके लिए उन्होंने अपने तर्कों को भी तर्कन एक अपने दृष्टिकोण के माध्यम से इसको ज्ञान को डेवलप किया। अब इसी कड़ी में ये भी आता है कि अब इसमें आपको ये बता देना ज़रूरी है कि एक यूनान के गणितज्ञ थे थेल्स, उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी एक प्रूफ दिया था, एक चीज़ के लिए एक प्रूफ दिया था कि, और वो इस कथन पे आधारित था कि वृत्त का जो व्यास होता है, यानी कि जो व्यास होता है वो क्या करता है कि वृत्त को समविभाजित करता है, यानी कि वृत्त को दो भागों में बांटता है। यानी कि अगर देख सकते हैं कि ये कोई अगर वृत्त है तो ये कोई वृत्त हो गया और ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से अगर एक हम रेखा को मिलाते हैं तो ये इसका व्यास है। तो थेल्स ने, यानी कि जो थेल्स एक महान गणितज्ञ थे यूनान के, तो थेल्स ने जो है कि ये एक प्रूफ दिया था कि वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त को समविभाजित करता है, यानी कि दो बराबर हिस्सों में उसको बांटता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी और ज्यामिति के विकास का एक आधार बनी। फिर उसके बाद से थेल्स के एक प्रसिद्ध जो है कि शिष्य भी थे पाइथागोरस, और जिसका नाम आपने सुना ही होगा। पाइथागोरस और उनके साथियों ने अनेक जो है कि ज्यामितीय गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया, और यही जो है कि प्रक्रिया 300 ईस्वी पूर्व तक भी कायम रही। ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो पाइथागोरस थे या उनके अन्य जो साथी थे, देखिए अब थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस, थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस, फिर और इनके साथी थे। तो ये भी कहा जाता है कि ये लोग जो है कि चूँकि विभिन्न देशों की यात्रा करते थे, पहले के जो दार्शनिक होते थे या पहले कोई जो लोग होते थे जो विद्वान हुए, वो एक व्यक्ति बहुत से विषयों के जानकार होते थे और बहुत से चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए रहते थे। तो ये लोग जो है कि मिस्र या अन्य देशों की यात्रा करते थे, तो उस समय जाते थे और उस समय वहाँ के लोग, विभिन्न देशों के लोग जो है कि उस समय उनको जो जानकारी होती थी या अपने व्यवहारिक जीवन में जिन ज्ञान का उपयोग वो करते थे, तो उन सभी का वो उसको सुन करके सीख करके आते थे और अपने देश के लोगों को बतलाते थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पाइथागोरस ने कुछ वो सीख के आते थे और उनको अपने देश या अपने साथियों को, अपने लोगों को बताते थे, लेकिन कहते थे कि तुम मुझसे ये इसका क्यों हुआ, कैसे हुआ का कारण मत पूछना, क्योंकि मैंने कुछ सीखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसमें ये कैसे हो जा रहा है, इसका लॉजिक क्या है वो मुझे नहीं पता है।
तो इस तरीके से धीरे धीरे इसका प्रसार प्रसार होता रहा। अब इस क्रम में ये जान लेना ज़रूरी है कि इसी में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया एक शहर है, अलेक्जेंड्रिया में, मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के एक गणित के शिक्षक थे, उनका नाम था यूक्लिड, जो जिनके नाम पर ही ज्योमेट्री का नाम पड़ा है। तो अलेक्जेंड्रिया के एक शिक्षक थे गणित के, उनका नाम था यूक्लिड। यूक्लिड जो है कि यूक्लिड एक शिक्षक थे गणित के। उन्होंने क्या किया कि उस समय जो गणित के या ज्योमेट्री पर आधारित जो साक्ष्य जो मौजूद थे, तो इन्होंने क्या किया कि इसको सभी जो गणित के जो ज्ञान थे उसको एकत्रित किया और उन्होंने अपने इन सभी ज्ञान को एकत्रित किया और उसको एक जो है कि एक किताब में उसको एकत्रित किया और एक किताब का उसको रूप दिया, जो इसको इनके किताब का जो नाम था यूक्लिड के, ये यूक्लिड इनका नाम था। और इन्होंने सभी जो ज्ञान के उस समय तक जो ज्ञान के गणित के जो ज्ञान थे या जो भी जानकारी थी उसको अपने किताब में इसको सजाया और उसका नाम दिया एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नामक जो है एक किताब है उनकी, एलिमेंट्स भी कहते हैं उसको, एलिमेंट्स। यूक्लिड ने अपने सभी जो उस समय के जो ज्ञान जो मौजूद थे उसको एक किताब में उसको संग्रहित किया और उसको नाम दिया द एलिमेंट्स। यानी कि एलिमेंट्स में इस ज्योमेट्री से संबंधित सभी बातें थी और इस तरीके से यूक्लिड को जो है कि ज्योमेट्री के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। और फिर ये समस्त विश्व के जो लोग थे उनको ज्योमेट्री के ज्ञान ने, यानी कि कह सकते हैं कि इनकी इस पुस्तक के द्वारा उसको प्रभाव पड़ा और सब लोग जो है कि ज्योमेट्री को जाने। तो इसमें आपको बताएंगे कि जब यूक्लिड ने जब उस पुस्तक की रचना की या फिर ये कहें कि उसको जब संग्रहित किया, उसमें बहुत सी चीज़ों को अब जो है कि रेखा, बिंदु और अन्य चीज़ों को परिभाषित किया, कुछ चीज़ों को अपरिभाषित करना भी उन्होंने उचित समझा।